नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आह खाली नहीं जाती। दर्शना ने अपने छोटे बेटे देवराज की शादी में बड़ी बहू सरला को उपहार में दिए जेवरों में से पुराने जमाने की सोने की हंसुली और कमरबंद छोटी बहू सुशीला को शादी के समय बरी में दे दिए। अब शादी के शुरुआती दिनों के बाद जब सुशीला दूसरे शहर में नौकरी करने वाले पति के साथ जाने लगी तो उसने अपने सारे जेवर भी अपने साथ रख लिए। ऐसा करते देख सास ने कहा, बहू, परदेश में सारे जेवर ले जाने की क्या जरूरत है? 2-4 जोड़ी हल्के फुल्के ले जाओ, बाकी लॉकर में रख देंगे। माँ जी, मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है और अब नहीं पहनूंगी तो फिर कहाँ पहना जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तेरे गहने हैं, तुम्हें ही ध्यान रखना है, पर कमरबंद मत लेकर जाना बेटा। ये क्यों? कमरबंद और हंसुली ही तो एक एंटीक पीस है, बाकी चीजें तो सबके पास होती है। फिर माँ जी, मैं बच्ची थोड़े ही हूँ, अपनी चीजों का ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र रहें। अब तुमसे क्या पर्दा? दरअसल कमरबंद सरला का है और हंसुली तुम्हारी। बेटा, तुम्हें जो देवराज ने तो बता ही दिया होगा कि कारोबार में घाटे के चलते अभी शादी का इंतजाम नहीं था, पर तुम्हारे पिताजी इसी महीने ब्याह करना चाहते थे। हाँ, पर कमरबंद तो आपने बरी में उपहार के रूप में दिया है और यह तो पुराने जमाने का है, अभी तो नहीं बनवाया, बाकी एक ही सेट है। बहू, मैं यह समझाना चाहती हूँ कि कई बार लोग समाज को दिखाने के लिए एक आध चीज सभी बहुओं के लिए। ना माँ जी, मैं अपनी चढ़ाई चीजों को नहीं दूंगी। ना देते, मैंने तो नहीं कहा था। इतना कहकर सुशीला तो अपने कमरे में चली गई, पर सरला के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस अंदाज में नई नवेली सुशीला ने सास के सामने चटर पटर की थी, उसे देखकर सरला मन ही मन डर गई कि खालिस सोने की कमरबंद उसके हाथ से निकल गई। और पहली बार उसने भी सास के सामने मुंह खोल दिया। देखो माँ जी, कहे देती हूँ, अगर इसने मेरा कमरबंद नहीं दिया तो मैं अपने मायके वालों को बुलाऊंगी। फिर मत कहना कि उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत थी। अब तू ही बता बहू, मैंने तेरे सामने ही कितनी बार कहा है सुशीला से कि सोने का कमरबंद सरला का है और सोने की हंसुली उसकी। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो ना माँ जी। क्यों आपने मेरा कमरबंद सुशीला को चढ़ाया? आपने क्या सबको सरला जैसी समझा है? सब्र कर, मैं देवराज से बात करूंगी। अरे, घर परिवार में तो ऐसे एक दूसरे की चीज चढ़ा ही देते हैं। दोनों परिवारों की इज्जत का मामला होता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं कुछ ना जानती। माँ जी, इससे पहले मैं आई इस घर में और दोनों चीज पहले मुझे ही मिली थी, पर मैंने तो कभी किसी चीज पे हक ना जताया। हमें तो यही सिखाया कि घर के बड़े जैसा कहेंगे वैसा करना। हाँ बेटा, तभी तो पूरी रिश्तेदारी में तेरा उदाहरण दिया जाता है, चिंता ना कर। अरे, तब तो इस देवराज को ब्याह की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरी कई हर बात को हाँ हाँ करते गया। दर्शना ने मौका पाते ही देवराज से कहा, देख देवराज, मेरे लिए दोनों बहुएं एक जैसी हैं और बुजुर्गों की 2 चीजें ही तो मेरे पास थी। देवेंद्र के ब्याह के समय मैंने तुम दोनों के सामने कह दिया था कि अभी तो सरला की बरी में हंसुली और कमरबंद दोनों दे रही हूँ, पर बाद में हंसुली छोटी बहू के पास रहेगी। कहा था या नहीं? अब सुशीला को समझाओ। माँ, उपहार में दी चीज वापस लोगी क्या? वाह बेटा, उस दिन तो कह रहा था। माँ, कौन पहनता है आजकल जेवर? एक दिन का दिखावा होता है। भाभी के गहने चढ़ा दो, कुछ नया बनवाने की जरूरत नहीं। शुक्र है कि मैंने उसका सेट नहीं चढ़ाया। देवराज और सुशीला का रूप देखकर सरला के पति देवेंद्र ने ही कहा, सरला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ,
बात को मत बढ़ाओ, कारोबार को थोड़ा संभल जाने दो, ऐसे 2 कमरबंद बनवा दूंगा। सास ससुर और पति की लाचारी को देखकर सरला ने मन मार लिया, पर उसने उस दिन के बाद से ना तो सुशीला से बात की और ना ही देवराज से। बरसों बीत गए। जब तक सास ससुर रहे, सरला ने देवर देवरानी के आने पर कोई रोक टोक नहीं की, पर उन दोनों के देहांत के बाद साफ साफ कह दिया, हमारा और तुम्हारा रिश्ता माँ जी और बाबूजी के कारण ही था। मैं नहीं चाहती कि ऐसे बेईमान लोगों की परछाई भी मेरे परिवार पर पड़े। तुम अपने घर खुश रहो और हम अपने। मकान और दुकान में हिस्से के पैसे तुम ले ही चुके हो। इस तरह दोनों सगे भाई एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। दोनों भाइयों के बच्चों को केवल इतना पता था कि किसी बड़ी लड़ाई के कारण परिवार में इतनी करवाहट आ गई है, जो कि चाहकर भी नहीं मिट सकती। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी एक का जिक्र दूसरे भाई के सामने नहीं करते थे। समय बीतता गया और देखते ही देखते बच्चे ब्याहने लायक हो गए। आज सरला की बेटी का विवाह था। खूब चहल पहल थी। बस देवेंद्र को भाई की कमी खल रही थी। कैसा भी था, भाई था, पर सरला को किस मुंह से कहे, क्योंकि वक्त ने तो उसे वादा पूरा करने का भी अवसर नहीं दिया था। बेचारा कई बार कहता, माफ करना सरला, तुम्हारे लिए कमरबंद बनवा ही नहीं पाया, शायद तुम्हारा कर्जदार ही मर जाऊंगा। कैसी बात करते हो, मेरे नसीब का नहीं था, अगर होता तो मेरे पास रहता। बेटी विदा होकर चली गई। दूसरे दिन सभी कामों से निपटकर देवेंद्र कन्यादान की रकम गिनने के इरादे से संभाल कर रखा हुआ बैग निकालकर लाया और सरला से बोला, आओ ये रुपए और दूसरे उपहार देख लेते हैं। शाम तक रुचि आएगी तो उसका सामान उसे दे देंगे। कॉपी में लिखे रुपयों से मिलान करने के बाद सारे मिले उपहारों को देखा और कॉपी बंद करने के इरादे से जैसे ही उठाई कि एक नए पन्ने पर नजर गई, जहां पाजेब, अंगूठी और कमरबंद लिखा था। कमरबंद किसने दिया? दोनों के मन में अपने कमरबंद की याद ताजा हो गई। देने वाले का नाम लिखा था, शैलेश राज पुत्र देवराज। फटाफट बैग टटोला तो एक थैली में 3 मनमोहक गिफ्ट पैक दिखाई दिए। सरला ने धड़कते दिल से जैसे ही पहली पैकिंग खोली तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो मेरा कमरबंद है, कैसे? देवेंद्र ने तुरंत कन्यादान की जिम्मेदारी संभालने वाले अपनी बुआ के बेटे को फोन मिलाया। भाई साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? उसके बाद फुफेरे भाई ने बताया कि देवराज का बेटा इसी शहर में नौकरी करता है और वही कन्यादान में कमरबंद देकर गया है। देवेंद्र और सरला को हैरान और परेशान देखकर भाई साहब ने कहा, मैं अभी फोन करके शैलेश को बुलाता हूँ, उसी से बात कर लेना। आधे घंटे बाद ही शैलेश आया, एकदम देवराज का हमशक्ल। देवेंद्र का दिल किया कि उसे गले लगा ले, पर सरला की तरफ देखकर खुद पर काबू किया। आते ही शैलेश ने ताऊ ताई के पैर छुए और फिर सकुचाते हुए बैठ गया। अगर तुम शादी में आए थे तो मिले क्यों नहीं? और कन्यादान में यह कमरबंद क्या तुम्हारे माता पिता ने भिजवाया है? पर शैलेश के कुछ बोलने से पहले ही भाई साहब बोले, सरला, जब यह 12वीं कक्षा में था, देवराज रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। करीब 1 साल जेल में पड़ा रहा। सुशीला के भाई ने भी मुसीबत में साथ नहीं दिया। उन्हीं दिनों सुशीला ने मुझे फोन किया और सहायता की प्रार्थना की। उन दोनों पर मुझे भी गुस्सा था, पर तुम्हारी बुआ यानी मेरी माँ ने अपने भतीजे की सहायता करने की गुहार लगाई तो मैं मना न कर सका।
शैलेश की फीस तक के पैसे नहीं थे उनके पास। बस जैसे तैसे देवराज बाहर आया, पर 2 महीने के भीतर ही लकवे का शिकार होकर उसने हमेशा के लिए खाट पकड़ ली। लोगों के हाथ पैर जोड़कर और देवराज की शारीरिक दशा को मद्देनजर रखते हुए सुशीला को गुजारे लायक नौकरी मिल गई। और आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नहीं देवेंद्र, कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट भरी थी कि तुमने इस घर में देवराज का नाम लेने तक से भी मना किया था। अब कैसा है मेरा भाई? हाँ, उस समय मन कड़वा था, गुस्सा था, जीवन के अनुभव की कमी थी, पर अब तो वे सब बातें मैं भूल चुकी हूँ। अरे जमीन जायदाद रुपए गहने क्या अपनों से बढ़कर होते हैं? चलिए शैलेश के साथ चलते हैं। उसी समय शैलेश तीनों के साथ अपने घर पहुंचता है। घर की बिखरी हालत उनके जीवन की दशा को बखूबी बयां कर रही थी। बिस्तर पर पड़े देवराज की आंखों से बहते आंसू मन के पश्चाताप की निशानी थे और जेठ जेठानी के सामने सुशीला के जुड़े हाथ इस बात को समझाने के लिए काफी थे कि किसी की आह कभी खाली नहीं जाती। उसी समय सरला ने पति से कहा, सुनिए, किसी एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए। हमारे रहते हुए ना तो सुशीला मजबूरी में घर चलाने के लिए नौकरी करेगी और ना देवराज अकेला पड़ा रहेगा। भगवान ने जो दिया है आराम से गुजारा हो जाएगा। शैलेश बेटा, जरूरी सामान बांधने में माँ की मदद करो। बाकी सामान बाद में अपने भाई या ताऊ के साथ आकर बाद में ले जाना। भाभी, क्या आपने मुझे इतना होने पर भी माफ कर दिया? चुप कर, बहुत अपनी चला ली। मैं माँ जी नहीं कि तुम्हें मनमानी करने दूंगी। मैं बड़ी हूँ और बड़ी ही रहूंगी। सरला ने सुशीला को गले लगाकर बरसों की कड़वाहट को मिटा दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।